हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बान में इस्तकबाल है। आज की इस क्लास में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल उर्दू के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं। इट मीन्स दीज आर दी पॉसिबल क्वेश्चंस इन योर एग्ज़ाम। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बहुत सारे मॉडल पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। यानी ये एक तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और बहुत सारे फैक्ट को कैसे लर्न करना है, आज की इस वीडियो क्लास के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, अरमगान हिजाज किसका शायरी मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के और भी शायरी मजमुए हैं जैसे बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। ये उर्दू में अल्लामा इकबाल के 4 शायरी मजमुए हैं जो आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल उर्दू के कंप्लीट मॉडल पेपर को देखना चाहते हैं, सवाल को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने कई वीडियोस बना रखी हैं और उनमें किस सवाल का जवाब कैसे लिखना है सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के आई बटन पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सीधे आप यूपी बोर्ड के प्लेलिस्ट में एंटर कर जाएंगे और पिछले तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया, इमराव जान अदा किसका नावल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। अब यहाँ से एक चीज़ समझने की आपको ज़रूरत है कि इमराव जान अदा किसका नावल है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक ये तो आपसे कहा जा सकता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा की हालात ज़िंदगी कलमबंद कीजिए, हालात ज़िंदगी लिखिए, या फिर इमराव जान अदा नावल का कोई इक़्तिबास आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा और उसकी तशरीह मा सियाक़ो सबाक़ आपको लिखनी होगी। तशरीह का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। जैसे कोई इक़्तिबास आपको दिया जाएगा तो उसका सियाक़ो सबाक़ कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी इमराव जान अदा के नावल का अगर आपको इक़्तिबास मिलता है तो सियाक़ो सबाक़ कैसे लिखना है कि ये इक़्तिबास उर्दू के मशहूर नावल निगार इमराव जान अदा के उर्दू की मशहूर नावल निगार मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के शाहकार नावल इमराव जान अदा से माखूज़ है। इस तरह से आप उसका जो है सियाक़ो सबाक़ लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आप हेडिंग डालेंगे तशरीह की, और जो भी इक़्तिबास आपको दिया गया होगा उसकी तशरीह आप कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस के साथ में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने, चारपाई किसका मजमून है? तो आपका आंसर हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि उर्दू कवायद से रिलेटेड है, आपको एग्जाम में उर्दू कवायद से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलते हैं जैसे फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ेल लाजिम क्या है, फ़ेल मुतअद्दी क्या है, इसम क्या है, इसमें मारफा क्या है, फ़ाइल किसे कहते हैं, मफ़ऊल किसे कहते हैं। तो चूंकि हमने कवायद पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आंसर करना है कि ज़मीर किसे कहते हैं, जैसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ज़मीर जो अल्फाज इसम के बदले यानी नाउन के बदले, संज्ञा के बदले इस्तेमाल हों वो ज़मीर कहलाते हैं, जैसे वह, ये, हम, मैं, कौन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है, मुंदरजा झेल अल्फाज की जमा बनाइए। यानी नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनकी वाहिद आपको दी गई, उनको जमा में चेंज करना है। वाहिद को हिंदी में कहते हैं एक वचन, जमा को कहते हैं बहुवचन। इंग्लिश में कहते हैं वाहिद को सिंगुलर कहते हैं और जमा को प्लूरल कहते हैं। अब हम इन अल्फाज की जमा कैसे बनाते हैं ये हम नीचे इसका जवाब देखेंगे। तो एग्ज़ाम में करना कि आपको 2 कॉलम बनाने होंगे, एक में लिखना होगा वाहिद और दूसरे में जमा, और इसका जवाब आसानी के साथ में आप लिख सकते हैं। जैसे जितने भी अल्फाज दिए गए उनकी जमा यहाँ पे नोट की गई है। मर्ज़ की जमा होगी अमराज, मर्ज़ की जमा अमराज, हर्फ की जमा हरूफ, अदब की जमा आदाब, ऐसे उफ़ुक़ की जमा आफाक, तारीख़ की जमा तवारीख़, तदबीर की जमा तदाबीर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कायदा की जमा कवायद, ख़याल की जमा ख़यालात, जौहर की जमा जवाहिर, फ़र्द की जमा अफराद, अदीब की जमा उदबा, तर्जुमा की जमा तराजिम, फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़।
اور بھی ورڈس یہاں پہ دیے گئے ہیں، جیسے موت کی جمع ہے اموات، مارک کر لیجئے گا، کلمہ کی جمع ہے کلمات، دلیل کی جمع ہے دلائل، آفت کی جمع ہے آفات، صنف کی جمع ہے اصناف، امیر کی جمع ہے امرا، وصف کی جمع ہے اوصاف۔ اب یہاں پہ دیکھیے کچھ اور بھی ورڈس یہاں پہ دیے گئے ہیں، تصویر کی جمع ہے تصاویر، احسان کی جمع احسانات، کتاب کی جمع ہے کتب، شجر کی جمع اشجار، شجر کے معنی ہوتے ہیں پیڑ کے، درخت کے، فقیر کی جمع ہے فقراء۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا اور بھی ورڈس، یہ سارے ورڈس آپ لرن کرنے کیونکہ ایگزام میں کوشچن یہاں سے بنتا ہی بنتا ہے۔ ترکیب کی جمع ہے تراکیب، قول کی جمع ہے اقوال، باغ کی جمع ہے باغات، ملک کی جمع ہے ممالک، استاد کی جمع ہے اساتذہ، ذریعہ کی جمع ہے ذرائع۔ یہاں پہ دیکھیے اور بھی ورڈس دیے گئے ہیں، جیسے مسجد کی جمع کیا ہوگی، مسجد کی جمع ہو جائے گی مساجد، اثر کی جمع کیا ہوگی اثرات، مسئلہ کی جمع کیا ہو جائے گی مسائل، ورق کی جمع اوراق، عیب کی جمع عیوب، موقع کی جمع مواقع، علم کی جمع علوم۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اور بھی ورڈس یہاں پہ دیے گئے، ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ خاتون کی جمع کیا ہوگی خواتین، مدرسہ کی جمع مدارس، تشریح کی جمع تشریحات، فتح کی جمع فتوحات، جذبہ کی جمع جذبات۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ الفاظ سے ورڈ سے جنہیں ہم نے واحد سے جمع میں چینج کیا ہے، جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کوشچن نمبر 6 کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایگزام میں آپ کے کوشچن ہوں گا جن میں آپ کو بہت سارے اشعار دیے جائیں گے، نیر اباؤٹ 8 اشعار ہوتے ہیں، ان میں سے 4 کی تشریح آپ کو ضروری حوالوں کے ساتھ میں لکھنی ہوتی ہے۔ تو کسی ایک شعر کی تشریح کیسے لکھیں گے، کوشچن نمبر 6 کے ذریعے یہ چیز ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک شعر دیا گیا، کوشچن ہے مندرجہ ذیل شعر کی تشریح حوالوں کے ساتھ میں کیجیے۔ شعر ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تشریح کیسے لکھنی ہے، جس کا یہ شعر ہوگا اس کا نام مینشن کرنا ہوگا، چونکہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے تو آپ تشریح میں لکھیں گے جو بھی شعر ہوگا، جیسے حضرت موہانی کا تو آپ لکھیں گے حضرت موہانی کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے علامہ اقبال کہتے ہیں، اے انسان تو شاہین پرندے کی مانند ہے اور تیرا کام فضا میں پرواز کرنا ہے، تیرے سامنے یہی ایک آسمان نہیں بلکہ بہت سی بلندیاں ہیں جہاں پرواز کر کے تجھے پہنچنا ہے۔ اب آتے ہیں کوشچن نمبر 7 جو کہ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، ضمائر تنکیر کسے کہتے ہیں؟ تو ضمائر تنکیر کسے کہتے ہیں سمجھ لیتے ہیں ہم۔ ضمائر تنکیر وہ ہیں جو غیر معین اشخاص یا اشیاء کے لیے استعمال ہوں۔ ضمائر تنکیر 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کوئی اور دوسرا ہوتا ہے کچھ۔ کوئی اشخاص کے لیے استعمال کرتے یعنی کسی ویکتی کے لیے استعمال کریں گے، کسی پرسن کے لیے استعمال کریں گے، اور کچھ ہم اشیاء کے لیے یعنی وستوؤں کے لیے، چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 8 یہاں پہ دیا گیا، تلمیح کسے کہتے ہیں یا تلمیح کی تعریف مع مثال لکھیے۔ ایگزام میں یہاں سے بھی صناعی بدائع سے ریلیٹڈ ایک کوشچن آتا ہے، جیسے اس میں آپ سے 2 کی تعریف عام طور پہ لکھنی ہو، تلمیح کسے کہتے ہیں، حسن تعلیل کیا ہے، تشبیہ کیا ہے، استعارہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ تضاد کسے کہتے ہیں، ان میں سے کسی 2 کی تعریف آپ کو ایگزام میں لکھنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کوشچن میں پوچھا گیا ہے کہ تلمیح کسے کہتے ہیں، مع مثال لکھیے۔ تلمیح جب شعر میں کسی مشہور تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور شاعر اس سے فائدہ اٹھا کر کوئی بات کہتا ہے تو یہ صنعت تلمیح ہے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ یہاں کوہ طور کی تلمیح ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف، جب انہوں نے خدا کا جلوہ دیکھنے کی فرمائش کی تھی، یہ صنعت تلمیح ہے۔ تلمیح کا ارتھ یہ نکل کے آیا، اس کا حل یہ نکل کے آیا خلاصہ، کہ جب ہم شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اگلے کوشچن پہ، کوشچن نمبر 9۔ دیکھیے کوشچن نمبر 9 میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ حسن تعلیل کسے کہتے ہیں، مع مثال لکھیے۔ حسن تعلیل کا مطلب ہوتا ہے شعر میں کسی حالت یا واقعہ کا سبب وہ بیان کرنا، وجہ وہ بیان کیا جائے جو اس کا اصل سبب نہ ہو بلکہ شاعر کے تخیل کی پیداوار ہو، تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اگر ہم اور بھی اس کو آسان کر لیں تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں حسن تعلیل کا مطلب ہوتا ہے شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو دراصل اس کی وجہ نہیں ہو، تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ایک شعر دیا گیا ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ یہاں پہ موجوں کا ساحل سے ٹکرانا کہ کارن جو بتایا جا رہا ہے، اس کا جو ریزن وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ، ان کے سپاہی بہت پیاسے تھے، اس لیے
मौजें साहिल से टकरा रही थी उनके दुख दर्द को देख करके, जबकि मौजों का साहिल से टकराना एक फितरी अमल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, मुंदरजा झेल अल्फाज में तज़कीर व तानीस बताइए। अब यहाँ पे समझते हैं तज़कीर व तानीस का मतलब क्या होता है। तज़कीर व तानीस अगर हम बात करें तो हिंदी में इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लिंग हिंदी में दो प्रकार के आप पढ़ते होंगे, एक आप पढ़ते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, और साथ ही साथ में फेमिनिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जो जेंडर होता है उसे वो तज़कीर है, और जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होती है तानीस। अब यहाँ पे करना क्या है, कुछ अल्फाज दिए गए, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि ये मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। आपको करना क्या हो, एग्जाम में दो कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिएगा अल्फाज और दूसरे में लिखिएगा तज़कीर व तानीस। अब चूंकि जैसे जो जो वर्ड दिए गए उनको लिखते जाइएगा और उनको समझते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया गया पर्दा, पर्दा क्या है, मुज़क्कर, आप लिख देंगे मुज़क्कर, मुज़क्कर का मतलब मैस्कुलिन जेंडर। शोहरत क्या है, मुअन्नस, तो आप मुअन्नस लिख देंगे। दूध क्या है, मुज़क्कर, तो मुज़क्कर लिख देंगे। दुकान क्या है, मुअन्नस, तो आप मुअन्नस लिख देंगे। हाथी क्या है, मुज़क्कर, तो आप मुज़क्कर लिख देंगे। तालाब क्या है, मुज़क्कर, तो आप मुज़क्कर यहाँ पे नोट कर देंगे। इसी के साथ साथ में तलवार क्या है, मुअन्नस, तो आप मुअन्नस लिख देंगे। दरिया क्या है, मुज़क्कर, तो आप भी मुज़क्कर नोट कर देंगे। यहाँ पे कुछ और भी अल्फाज दिए गए, जैसे इमारत क्या है, इमारत भी क्या है, मुअन्नस। कश्ती क्या है, मुअन्नस। दरवाज़ा क्या है, मुज़क्कर। रात क्या है, मुअन्नस। नदी क्या है, मुअन्नस। शेर क्या है, मुज़क्कर। महबूब क्या है, मुज़क्कर। मस्जिद क्या है, मुअन्नस। मौज क्या है, मुअन्नस। पहाड़ क्या है, मुज़क्कर। और इसी के साथ साथ में एक वर्ड और भी दिया गया, अखबार क्या है, मुज़क्कर। आप चाहे तो इनको जुमलों में इस्तेमाल करके इनकी वजाहत कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा दुकान क्या है, मुअन्नस, तो कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, दुकान खुली है या दुकान खुल गई है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दुकान को हम मुअन्नस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। आपके निसाब में बहुत सारे शुअरा की नज़में हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो नज़मों के लिखने वाले कौन हैं या वो नज़म किसकी है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, गुलजार वतन किसकी नज़म है, दुर्गा सहाय सुरूर जहां आबादी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मशरिक़ व मगरिब किसकी नज़म है, अली सरदार जाफरी। कश्मीर किसकी नज़म है, पंडित ब्रिज नारायण चकबस। मुनाजात बेवा किसकी नज़म है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। राम किसकी नज़म है, अल्लामा इकबाल। इसी साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 16 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम किसकी नज़म है, तो आपका आंसर हो जाएगा जोश मलिहाबादी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गौदान किसका नावल है, मुंशी प्रेमचंद। पूरे चाँद की रात किसका अफसाना है, कृष्णचंद्र। हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, ये मजमून किसका है, सैयद एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तशबीह की तारीफ मा मिसाल लिखी। तशबीह किसे कहते हैं, इसे हम समझते हैं जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मिसल बयान करते हैं और दोनों चीज़ों में कोई मुश्तरक खुसूसियत पाई जाती हो तो उसको तशबीह कहते हैं। तशबीह का मतलब होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के मुशाबे होना किसी खुसूसियत में। जैसे यहाँ पे एक शेर दिया गया है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। यहाँ लब को यानी होंठ को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई है और दोनों की मुश्तरक खुसूसियत क्या है, ताजगी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने समझा तशबीह किसे कहते हैं और उसकी मिसाल क्या हो सकती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में हमने यूपी बोर्ड क्लास 10th उर्दू के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।